दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही शानदार सा चैप्टर मैं आप सभी के समक्ष लेकर हाजिर हूं। ऐसा चैप्टर जो आज तक YouTube पर दोस्तों आपको नहीं पढ़ाया गया। आपको याद आ रहा होगा कि शायद सर ये वाला टॉपिक हम लोगों ने YouTube पर पढ़ा, बट मैं आपको बताना चाहूंगा ये वाला टॉपिक आपने नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द ये अलग चैप्टर है, और जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, ये एक अलग चैप्टर है। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों चैप्टर अलग अलग है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जैसे जब आप भिन्नार्थक जब समश्रुत वाला सुनने पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, समश्रुत। सम माने समान, श्रुत माने सुनने में। जो शब्द सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न रहते हैं, उन्हें कहा जाता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। जैसे एग्जांपल लेते हैं अली और अली, तो एक अली का मतलब भौरा होता है और एक अली का तात्पर्य अलग हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर दोस्तों आपका अलग अलग उत्तर आता है। यहां पर दोस्तों क्या है, यहां पर है समानार्थक प्रतीत होने वाले। ये समश्रुत सुनने में समान नहीं दिखता है, ये इसका अर्थ ऐसा होता है ना कि आप कभी अंतर ही नहीं कर पाते कि सर इन शब्दों में अंतर क्या है। बहुत गजब की क्लास है दोस्तों। मैं सोच रहा हूं कि एक बार आप फटाफट जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्रिंस रघुवंशी जी फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सभी से निवेदन है, ज्यादा बातचीत नहीं किया जाएगा, सीधे काम की बात पहले मैं समझा जाता हूं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि उपहार और भेंट में क्या अंतर है, मैं कह रहा हूं हिंदी की क्लास की बात छोड़ो यार, आप हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हो, व्याकरण पढ़ रहे हो, क्या क्या नहीं, सब बातें रखो। आप बताओ, आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई कॉमन व्यक्ति भी हो, तो ये बताओ मुझे, क्या आप उपहार और भेंट में अंतर जानते हैं? नहीं पता। आपको लगता होगा सर उपहार भेंट एक ही जैसा चीज तो होता है। मैं आपसे पूछूं आदि व्याधि, हो सकता है आपको पता हो। अध्ययन और अनुशीलन में क्या अंतर है, आपको नहीं पता। दुख और शोक में क्या अंतर है, आपको नहीं पता। मृत्यु और निधन में क्या अंतर है, आपको नहीं पता। मंत्री और सचिव में क्या अंतर होता है, सर ये तो कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया, कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। ऐसे क्रीम सवालों पर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे और पढ़ करके आपको मजा आ जाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा, अस्त्र शस्त्र, आयुध, आलोचना, समालोचना, समीक्षा, बैर, क्रोध, घृणा, पवन, समीर, बयार। दोस्तों पवन, समीर, बयार की बात करें तो आप पर्यायवाची में पढ़ते हैं कि हवा का पर्यायवाची क्या होता है, हवा का पर्यायवाची वायु होता है, पवन होता है, समीर होता है, बयार होता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, इनके अर्थ अलग अलग होते हैं दोस्तों, और उसी पर आज हम चर्चा करने वाले। बहुत गजब की टॉपिक है, बहुत गजब की टॉपिक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक सवालों पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी इंडिविजुअल का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों ये आपकी अपनी हिंदी की किताब भी आ चुकी। जी हां दोस्तों, इस किताब का नाम ही है आपकी अपनी हिंदी। आप अपनी हिंदी जाकर भारत के किसी भी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। अगर उनके पास नहीं हो तो उनसे बताइए, वो मंगा करके आपको किताब अवेलेबल करा देंगे, या फिर इस किताब को आप हमारे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी डिलीवरी चार्ज के किताब सीधे आपके घर तक जा रही है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक सवालों पर बातचीत शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से सोचिए, सोचकर समझकर तब जवाब दीजिएगा। पहला सवाल क्या लिखा है दोस्तों, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, उपहार, और सवाल नंबर 2 भेंट। उपहार और भेंट में आपको अंतर बताना है। कोई बच्चा है जो इसका जवाब दे सकता है, उपहार और भेंट में क्या अंतर है? कोई बच्चा, सुमित राजपूत जी, नेहा जी, लता राजपूत जी, कोई बच्चा इसका जो जवाब दे दे। याद रखें दोस्तों, उपहार हमेशा अपने से छोटे को, अपने से छोटे एवं हम उम्र का मतलब क्या होता है, जो आपके समकक्ष हैं। ठीक है, हम उम्र का तात्पर्य क्या है, समकक्ष से है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप अपने से छोटे एवं समकक्ष यानी हम उम्र को जो कुछ भी भेंट करते हैं, सप्रेम जो कुछ भी देते हैं, सप्रेम, प्रेम के साथ सप्रेम, कुछ देना ही क्या कहलाता दोस्तों, कुछ देना ही कहलाता उपहार। याद रखिएगा उपहार हमेशा किसे दिया जाता है, या तो हम उम्र को, हमारा कोई साथी हो, मित्र हो, हमारे समकक्ष कोई हो, या फिर हमसे जो उम्र में छोटा है उसे हम उपहार देते हैं। अगर व्यक्ति क्या हो जाए, उम्र में बड़ा हो जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा अपने से बड़े, ठीक है, ऐसे लिखिए, इसको अच्छे से लिखिए, अपने से बड़ों को सप्रेम कुछ देना, ये क्या कहलाता दोस्तों, ये कहलाता भेंट। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि उपहार और भेंट में क्या अंतर होता है। आज मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दिया। बाउंसर विजय पांडे जी हां बिल्कुल सही कहना है, छोटा है तो उपहार दिया जाएगा, बड़ा है तो क्या दिया जाएगा, उसे भेंट दिया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या लिखा दोस्तों, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये भी बहुत अच्छे सवाल हैं।
ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। तीसरा सवाल लिख रहा अभिलाषा का अर्थ क्या है, इच्छा का अर्थ क्या है और आकांक्षा का अर्थ क्या। ध्यान से सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत सारे सवाल लेकर आया हूं। अभिलाषा का अर्थ दोस्तों आपको बताना है, याद रखेगा। अभिलाषा कब कहेंगे आप, किसी विशेष वस्तु को पाने की इच्छा जो होती है दोस्तों उसे अभिलाषा कहा जाता है। किसी विशेष वस्तु को पाने की इच्छा को क्या कहा जाता है दोस्तों। अगर वस्तु कैसा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा जरा आपके सामने कि वस्तु कैसी होनी चाहिए, विशेष होना चाहिए। अगर वस्तु विशेष है तभी क्या कहलाएगा, अभिलाषा कहलाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी विशेष चीज के पीछे अगर आप पड़े हैं, वो आप पाना चाहते हैं, तब वो क्या है दोस्तों, वही आपकी अभिलाषा है, ठीक है। और अगर जनरल चीज है दोस्तों, सामान्य वस्तु पाने की चाह है, तब उसे आप इच्छा कहते हैं, ठीक है। सामान्य वस्तु पाने की चाह को क्या कहा जाता है दोस्तों, सामान्य वस्तु पाने की जो चाह होता है उसे हम इच्छा कहते हैं। बात समझ में आई आपको। जनरली लोगों को नहीं पता होता यार, क्या लोगों को पता है क्या नहीं पता, हमसे क्या मतलब। आज के बाद हमें पता हो जाएगा, इससे मतलब है कि नहीं। इच्छा जो पाने की उम्मीद हो, बढ़िया सामान्य, लेकिन याद रखेगा पाने की उम्मीद उसके साथ साथ आप जोड़ के चलिए सामान्य वस्तु पाने की इच्छा को क्या कहते हैं दोस्तों, जब सामान्य वस्तु पाने की इच्छा है या चाह है उसे ही हम इच्छा कहेंगे, अन्यथा इच्छा के अंतर्गत तो नहीं आएगा। आकांक्षा किसे कहते हैं दोस्तों, आकांक्षा कहते हैं प्रतीक्षा युक्त इच्छा को। किसे कहते हैं, प्रतीक्षा युक्त इच्छा को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रतीक्षा, जिसकी आप इंतजार करते हैं, जिस इच्छा का आप इंतजार करते हैं क्योंकि वो समय के साथ पूर्ण होता है, उसे आकांक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, आकांक्षा। मेरी आकांक्षा है कि आप सभी सेलेक्ट हो जाएं। आकांक्षा यानी मैं उस आपके सिलेक्शन की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। बात को समझिए, समझ में आ रहा अच्छे से ना। बहुत गजब का टॉपिक लेकर आऊं और आज मुझे ज्यादा से ज्यादा वाचिंग चाहिए, चाहे जैसे भी, ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। अगला सवाल करते हैं, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं। आइए 5 सवाल हो गए, छठा सवाल और 7वां सवाल। आसान सा सवाल दे रहा हूं, आधि और व्याधि में बताना है क्या डिफरेंस है या किस लिए दोनों का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत आसान सवाल है, ठीक है, यह बहुत आसान सवाल है, कई बार आपको पढ़ाया भी गया। आधि माने याद रखेगा, आधि कहा जाता है दोस्तों मानसिक पीड़ा को। किसे कहा जाता है, मानसिक पीड़ा को क्या कहा जाता है दोस्तों, आदि कहा जाता है। और शारीरिक पीड़ा को क्या कहा जाता है दोस्तों, शारीरिक पीड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे व्याधि कहा जाता है, ठीक है। आदि और व्याधि में अंतर होता है, आज के बाद आप याद रखेंगे। जुल मिश्रा जी याद रहेगा ना, पूरा लिखा करिए। मानसिक पीड़ा को आदि कहा जाता है, शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहा जाता है। दोस्तों यहां पे एक नई चीज आपको मैं सिखाता हूं, ठीक है। स्टडी 91 के स्टूडेंट आप सभी तो कुछ नया सीखते हैं दोस्तों, यहां पर हम लोग आइए कुछ नए पे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगर मैं यहां पे लिख दूं मानसिक कष्ट, अब आप सोचेंगे सर मानसिक पीड़ा कही है, मानसिक कष्ट कही है, बात तो एक ही है। नहीं, थोड़ा सा बदल जाता है मेथड। हमें ऐसा लगता है ना कि दुख, पीड़ा, कष्ट, दर्द सब एक जैसा है। मैं धीरे धीरे दोस्तों एक एक चीज आपको क्लियर कराऊंगा। कुछ दिन पहले मैंने बच्चों से पूछा था कि बताइए दर्द, पीड़ा, कष्ट, दुख में क्या अंतर है। आप कहते हैं सर कोई अंतर नहीं, सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। लेकिन ऐसा है नहीं, धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूं, आप पहले समझिए। अगर मैं यहां पे लिख दिया मानसिक कष्ट, तो याद रखिएगा मानसिक कष्ट जब व्यक्ति को होता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहा जाता है यंत्रणा। एक शब्द आपने पढ़ा होगा, यंत्रणा। अंग्रेजों ने हमारे भारतीय क्रांतिकारियों को तमाम यंत्रणाएं दी। यंत्रणाएं मतलब उनको मानसिक रूप से विक्षिप्त किया, मानसिक रूप से परेशान किया। किसे, हमारे क्रांतिकारियों को। इसके अलावा हमारे कई सारे क्रांतिकारियों, भारतीय नेताओं को क्या किया, कई सारी यातनाएं भी दिया। पढ़ा होगा इतिहास में यातना शब्द। तो याद रखेगा दोस्तों, अगर मैं यहां बात करूं शारीरिक कष्ट की, तो याद रखिएगा इसके लिए एक पर्टिकुलर एक अच्छा शब्द है यातना। क्या शब्द है दोस्तों, यातना शब्द है। इन चीजों को सीखिए, शब्दों के साथ हमें खेलना है। अभी तो हमने शुरू किया खेलना, धीरे धीरे मैं आपको इस चैप्टर में एक्सपर्ट बना दूंगा, विश्वास करिएगा। क्योंकि नितिन सर जब किसी चैप्टर को लेके आते हैं ना, दोबारा कभी कंफ्यूजन नहीं होता है क्या कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं बनता। आराम से चीजों को समझना। अगला सवाल पढ़ो, क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो अगला सवाल। अगला लिखा है दोस्तों, अस्त्र, शस्त्र और आयुध में क्या अंतर है। अस्त्र, शस्त्र और आयुध। दोस्तों ये वाला सवाल तो आपकी परीक्षा में बहुतों बार आया है। वैसे आप ये वाली स्लाइड के ज्यादातर उत्तर आपको पता थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद की जो स्लाइड आने वाली है आपको उत्तर नहीं पता होंगे, बहुत कंफ्यूज आप होने वाले हो सच में। देखो अस्त्र किसे कहते हैं दोस्तों, अस्त्र को फेंक कर चलाया जाता है, जिसे फेंक
फेंक कर चलाया जाता है, जिसे फेंक कर चलाया जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? अस्त्र कहलाता है, जिसे आप दूर उठा के फेंक देते हैं, ठीक है। और जिसे आप हाथ में लेके चलाते हैं, जैसे तलवार को आप फेंक सकते हैं, क्या तलवार तो हाथ में लेके चलाओगे ना। भाले को फेंका जा सकता है या भाले को हाथ में भी लेके चलाया जा सकता है। देखिए भाला को जनरली क्या हो जाता है, हाथ में लेके लड़ाई करते हैं, एक तरफ ढाल रहता है, एक तरफ भाला रहता है, ठीक है। उसी तरह एक तरफ तलवार होता है, एक तरफ ढाला होता है। लेकिन कई सारे ऐसे अस्त्र भी आते हैं जिन्हें फेंक कर चलाया जाता है, उन्हें अस्त्रों के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। शस्त्र किसे कहते हैं दोस्तों? जिसे हाथ में लेकर चलाया जाता है, जिसे हाथ में लेकर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे शस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे शस्त्र कहते हैं। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आयुध किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आयुध कहा जाता है सभी प्रकार के हथियारों को। आयुध किसे कहते हैं? सभी प्रकार के हथियार को क्या कहते हैं दोस्तों? सभी प्रकार के हथियार को क्या कहा जाता है दोस्तों? सभी प्रकार के हथियार को आयुध कहा जाता है। इसलिए आपने पढ़ा होगा आयुध संग्रह मतलब हथियारों का संग्रह, ठीक है। ऐसा शब्द आपने पढ़ा होगा, तो इसको आप याद रखिएगा। ये बहुत ही शानदार सा ये टॉपिक आपको मैं दे रहा हूं। आ रही बात समझ में ना? ज्यादा सवाल लेकर नहीं आया हूं, लेकिन फिर भी 30 अच्छे सवालों को लेकर आया हूं। मस्त आप लोग एक एक सवाल पढ़ते जाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तैयारी कीजिए और उत्तर दीजिए इसका। लिख रहा है अध्ययन और अनुशीलन में दोस्तों आपको अंतर यहां बताना है। किसका बताना दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 एक जैसे हैं दोस्तों। अध्ययन और अनुशीलन में क्या अंतर है ये बताइए, या किसे अध्ययन कहते हैं, किसे अनुशीलन कहते हैं? सोच समझ के बताइएगा। हम रोज पढ़ते हैं भाई, अब नई अध्ययन सामग्री, सर अध्ययन सामग्री किताबों के ऊपर लिखा होता है अध्ययन सामग्री। अभी हम लोगों ने जो पीटी की किताब लॉन्च किया था उसमें लिखा था अध्ययन सामग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले ध्यान से पढ़िए। देखिए जूली मिश्रा जी, इधर उधर की कोई बात मत कीजिए, सीधे कॉन्सेप्ट पे आइए। कॉन्सेप्ट छूट गया ना, बाद में आप मत कहिएगा कि सर ये चैप्टर हमारा तैयार नहीं हो पाया। ये ऐसा चैप्टर है, क्या लिख रहा है बच्चे? पंखुड़ी वर्मा जी का कहना है सर दोहराना कहा जाता है अध्ययन को। नहीं, याद रखिए अध्ययन कहा जाता है सामान्य पठन पाठन को। किसे कहते हैं दोस्तों? सामान्य पठन पाठन को क्या कहते हैं दोस्तों? सामान्य पठन पाठन को अध्ययन कहते हैं। जनरली जो कुछ भी हम लोग पढ़ते लिखते हैं, अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ रीड लगा के कान में सुन रहे हैं, कुछ मेरे साथ दोहरा रहे हैं। ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती है दोस्तों? ये अध्ययन कहलाती। क्या कहलाती हैं? ये सारी क्रियाएं अध्ययन कहलाती। अनुशीलन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा अनुशीलन में एक शब्द जुड़ जाता है चिंतन सहित, यानी किसी चीज को पढ़ भी रहे हो और चिंतन मनन कर रहे हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, बस यहीं पे जोड़ देना आपको, चिंतन मनन सहित पठन पाठन, ठीक है, पठन पाठन। अब देखिए बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इधर उधर कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आराम से मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कॉपी लेकर के वीडियो को पॉज किया, लिखा वहां पर, ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा ही बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। और तब आता है दोस्तों ये अनुशीलन सामग्री है। क्या है? अब अध्ययन से हट करके आप क्या करें? अनुशीलन में आ गए, यानी जब आप पठन पाठन की क्रिया चिंतन और मनन के साथ करने लगते हैं, यानी मन में चीजों को सोचना, उसके बारे में वो उदाहरण बनाना, कुछ इस तरह से लेना, यह आपका चिंतन मनन हो जाता है। और जब चिंतन मनन के साथ ये पठन पाठन होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अनुशीलन कहते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, पठन पाठन की जगह आप अध्ययन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। ये एक जैसे सवाल है, ध्यान से पढ़िए और तब उत्तर दीजिए। आलोचना किसे कहते हैं? समालोचना किसे कहते हैं? और समीक्षा किसे कहते हैं? ध्यान से सोच समझ के बताइएगा जवाब, जल्दीबाजी में उत्तर मत दीजिएगा। जल्दीबाजी में उत्तर नहीं देना है, यहां कोई आपका एग्जाम नहीं चल रहा है। आज सवाल का उत्तर गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए, यह बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। आलोचना करना मतलब निंदा करना। जूली जी ने कहा भाई आलोचना करने का तात्पर्य होता है निंदा करना। देखिए हम यहां पर अर्थ नहीं जानना चाहते हैं, हमें एक ऐसा सेंटेंस बनाना है, मतलब चीजों को ऐसे प्रस्तुत करना है कि हर एक बच्चों के दिमाग में बातें बन जाए। क्या जरूरी है कि आलोचना करने को हम निंदा करना कहते हैं? नहीं, किसी की आलोचना करना किसी की निंदा करना नहीं होता है। निंदा करना मतलब उसके विपरीत, उसके खिलाफ चीजों को सोचना। आलोचना का जैसे मैं एक चीज बताऊं, देखिए बुरा मत मानिएगा, यहां पे मैं जो चीजें समझाना चाहता हूं, लता राजपूत जी, ठीक है आपका उत्तर है, मैं देखता हूं भी, सुनिए। जैसे मैंने कहा कि आप किसी कवि की आलोचना कीजिए,
ठीक है, आलोचना कीजिए। क्या आप उस कवि की निंदा करते हैं? अरे आलोचना में उसके एक पक्ष को, केवल एक पक्ष पर जब ध्यान दिया जाता है तब उसे हम आलोचना करते हैं। जैसे मान लीजिए दो पार्टी है, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, एक की बात सुनी तो हमने दूसरे की बात सुनी नहीं, ये होता आलोचना। जब दोनों की बात सुन लिया तो हो जाता समालोचना। बहुत आसान है, किसी की बड़ाई करना। कुलदीप जी गलत जवाब है, बड़ाई करने वाली बात यहां पर नहीं है। याद रखेगा, जब किसी एक पक्ष का विवेचन होता है तब उसे हम आलोचना करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? किसी एक पक्ष का विवेचन का तात्पर्य क्या दोस्तों? विवेचन का तात्पर्य होता है सुनना, किसी एक पक्ष को सुनना, या उसका विवेचन क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है आलोचना। समालोचना में क्या होता है? दोनों पक्षों का विवेचन। ठीक है, दोनों पक्षों का विवेचन, ये क्या कहलाता है दोस्तों? जब दोनों पक्षों का विवेचन होता है तब ये क्या हो जाता है दोस्तों? तब ये हो जाता है समालोचना। क्या हो जाता है दोस्तों? समालोचना। या दोनों पक्ष की जगह दोस्तों हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? एक शब्द लिख सकते हैं संपूर्ण पक्ष। हो सकता है दो की बजाय ज्यादा पक्ष हो, तो याद रखिएगा उससे अच्छा है कि हम यहां पे एक शब्द बोल दें संपूर्ण पक्ष का विवेचन। जब संपूर्ण पक्ष का विवेचन होता है तब उसे क्या कहते हैं? समालोचना कर सकते हैं। बात समझ में आ गया ना? मेरी बात समझ रहे हो? बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं। किसी किताब में उठा के देखना, नहीं देते हैं लोग, नहीं पढ़ाते हैं। मुझे नहीं पता क्यों नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आ गया हूं वहां पर स्टडी 91 पर, तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दूंगा जिससे आप मजे के साथ पढ़िए, सीखिए चीजों को। ठीक है, इतिहास बताना किसी का राहुल वर्मा जी ऐसा कुछ नहीं है। समीक्षा को इतिहास बताना नहीं कहा जाता है, समीक्षा को कहा जाता है जानकारी सहित विवेचन। क्या कहा जाता है? जानकारी सहित विवेचन। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे दोस्तों परीक्षा देते होंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश का, विधानसभा का, विधान परिषद का, हाई कोर्ट का तमाम परीक्षाएं होती हैं जहां पे आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन आप जाके ऐसे तैयारी करने वाले बच्चों से पूछिए जरा समीक्षा का अर्थ बता दें, वो क्या होता है समीक्षा का अर्थ, तो अच्छे अच्छे बच्चे आपको समीक्षा का मतलब नहीं बता पाएंगे। याद रखिएगा, समीक्षा का तात्पर्य क्या होता है? जानकारी सहित विवेचन। जब आप जानकारी सहित किसी तथ्य का, किसी पक्ष का विवेचन करते हैं तब होता है समीक्षा। क्या होता है? समीक्षा। चीजों को समझिए, गलती दोबारा मत करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 की किताब भी आ चुकी है। मुझे लगता है किताब आपके लिए बहुत जरूरी, बिना इस किताब के पढ़ना बेकार है। 5000 से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया दोस्तों। 500 पेज की किताब है भाई। 299 में आप इसकी फोटोकॉपी नहीं करा सकते, 500 पेज की किताब की फोटोकॉपी नहीं करा सकते, और उससे सस्ते में किताब दोस्तों सीधा आपके घर तक जा रही है। आप ऑर्डर करिए ना, ऑर्डर करिए, अगले 4 दिनों में दोस्तों किताब आपके हाथ में होगी। भाई इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? मुझे नहीं पता इससे ज्यादा क्या चाहिए, बट आप ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, एक एक सवाल को ध्यान से पढ़िए, जवाब दीजिए। लिख रहा दुख और शोक में क्या अंतर है? ठीक है, पीछे हम लोगों ने कितना सवाल कवर किया? 15 कवर किया। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं यहां पे। ठीक है, 16, 17। चलिए बताइए, दुख और शोक में क्या अंतर है? आगे आपके सामने धीरे धीरे सवाल आ रहा है, ध्यान से सोच समझ के बताओ। कोई बच्चा है जो इसका जवाब दे सकता है कि सर दुख किसे कहते हैं और शोक किसे कहते हैं? याद रखिए दोस्तों, दुख कहा जाता है जब साधारण कष्ट होता है। साधारण कष्ट जब होता है तब उसे क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। या अच्छा मान लीजिए आपके हाथ में चोट लग गया, ठीक है, या आपका हाथ पैर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, साधारण कष्ट है बहुत जो है। अच्छा कुछ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा होता होगा, तो नहीं, मैं साधारण की बात करूं। जब हल्का फुल्का आपको चोट लग जाता है, कष्ट होता है, तो उसे आप दुख कहते हैं। क्या कहते हैं? दुख। और इस अवस्था में होता है क्या दोस्तों? मानसिक पीड़ा होती है। क्या होती है? इस अवस्था में मानसिक पीड़ा होती है। मानसिक पीड़ा होती। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, चोट लग गया तो दिमागी रूप से व्यक्ति को जो है उस चोट को बचाता है, और दिमागी रूप से वो दर्द बना रहता है। ठीक है, जैसे आपने फील कर लिया इस समय मेरा क्या दर्द कर रहा है, तो कुछ लोग कहेंगे सर मेरा कमर दर्द कर रहा है, कुछ लोग मेरा पैर दर्द कर रहा है, कुछ लोग कहेंगे मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरी आंख दर्द कर रही है, मेरा माथा दर्द कर रहा है। ठीक है, ये होता है जब आप सोचते हैं तब। यानी यहां पे क्या ध्यान देना है, दुख का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? दुख को साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा से जोड़ के चलते हैं। और शोक किसे कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, शोक कहा जाता है किसी की मृत्यु पर जो दुख होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। तो किसी की मृत्यु पर होने वाला दुख, ये बोल सकते हैं किसी की मृत्यु पर होने वाला दुख, ये क्या कहलाता दोस्तों? ये कहलाता है शोक। ठीक है, तो दुख और शोक में दोस्तों बहुत अंतर है। ये अलग बात है यार कि हमें नहीं पता,
लेकिन पता तो होना चाहिए ना। हिंदी के विद्यार्थी हो और ये चीजें अगर न पता हो आपको तो फिर आपने क्या पढ़ी हिंदी, कोई मतलब नहीं हिंदी पढ़ने का, ठीक है। आप मेरे प्रेरणा स्रोत है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। आप मन लगा के पढ़ाई करो और सिलेक्शन कर लो, आप मेरे प्रेरणा स्रोत बन जाओगे, ठीक है। तो मेरी प्रेरणा का भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। थोड़ा सिलेक्शन लीजिए तब मजा आएगा, ऐसे नहीं मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, लिख रहा है दोस्तों, बैर, क्रोध और घृणा में आपको अंतर बताना। भाई बैर किसे कहा जाता है? आप कहते हो हमारा बहुत बैरी है, बैरी मतलब दुश्मन है, दुश्मन मतलब अरी है, शत्रु है, यही बोलते हैं ना। तो बैर, ये बताइए बैर का तात्पर्य क्या होता है? किसी से बैर, यानी याद रखिए बैर को कहा जाता है, ध्यान समझिएगा, इसको आप क्रोध से मत जोड़िए, क्रोध एक अलग विषय हो गया, बैर अलग हो गया। बैर किसे कहते हैं मैं बता रहा हूं। मान लीजिए गांव में दोस्तों देखा होगा कई बार ऐसे पट्टीदारी के मामले में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लोग लंबे समय तक याद रखते हैं और लंबे समय तक उनके मन में क्रोध बना होता है, इसी को बैर कहा जाता है। बैर के लिए एक चीज जरूरी है, लंबी अवधि, ठीक है, लंबी अवधि, ध्यान दीजिएगा, लंबी अवधि तक मन में, याद रखेगा हम मन की बात करें, मन या हृदय की बात कर रहे हैं, लंबी अवधि तक मन में रहने वाला क्रोध, मन में या हृदय में रहने वाला क्रोध क्या कहलाता दोस्तों? यह कहलाता बैर। अगर आपने किसी की बात को अपने मन में रख लिया और बहुत लंबे समय तक आप उससे गुस्सा हो, आप उससे क्रोधित हो, इसका मतलब है कि आपके मन में बैर है, आपके मन में बैर है। लेकिन देखिए क्रोध का तात्पर्य, यहां क्रोध आया, यहां पर भी देखिए क्रोध आया, लेकिन यहां जो क्रोध दे रहा दोस्तों, यह क्रोध अलग हो गया। इस क्रोध को क्या कहते हैं? क्रोध कब आता है दोस्तों? याद रखेगा, अरुचिकर या अवांछनीय, वांछनीय। अच्छा, अरुचिकर का तात्पर्य क्या है दोस्तों? जो आपको पसंद ना हो, सिंपल सी बात है। जो आप, क्रोध कब आता है? आपके मन का खाना मिल जाए, आपके मन का कपड़ा मिल जाए, आपकी मन की व्यवस्था हो, आपको क्रोध आएगा क्या? जाहिर सी बात है नहीं आएगा। आएगा बताओ? सब कुछ आपके मन का हो जाए, जो सब कुछ आपको पसंद रहे, ठीक है, तो फिर मतलब ही क्या बनता है? आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे सोना है, मस्त बिस्तर मिल गया, सो गए, तो क्या दिक्कत है इसमें? यानी अब आपको क्रोध आएगा नहीं, ठीक है। तो याद रखेगा, अरुचिकर या अवांछनीय, यानी जिस किसी चीज में आपकी रुचि नहीं है, अरुचिकर। अवांछनीय का मतलब होता है जिसे आप चाहते नहीं है, जो कुछ आप चाहते नहीं है, तो अवांछनीय। या फिर आप किसे कह सकते हैं? प्रतिकूल। क्या कह सकते हैं? प्रतिकूल। प्रतिकूल विषय बोलिए यहां पे, ठीक है, प्रतिकूल विषय। तात्पर्य क्या है दोस्तों? तात्पर्य है कि जो विषय आपके अनुकूल नहीं है, जो बातें आपके अनुकूल नहीं हो, ठीक है, जो बातें या जो विषय आपके अनुकूल नहीं है, याद रखेगा, उनको विषयों को नष्ट करने की प्रवृत्ति, नष्ट करने की प्रवृत्ति को दोस्तों क्या कहा जाता है? क्रोध कहा जाता है। जब आप क्रोध में होते हैं तो बताइए करते क्या है, जरा बताइए। जो कोई भी क्रोध में होता है क्या करता है? यही तो करता है, जो अवांछनीय चीजें होती है, जिसे आप नहीं चाहते उसे नष्ट कर देते, गुस्से में तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, है कि नहीं? बताइए, आपने क्रोध में आपने सबसे अच्छी, जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, आपने उसको नुकसान पहुंचाया क्या? कभी नहीं पहुंचा सकते। आप चाहे कितना भी क्रोधित हो जाएं, लेकिन जिसे आप चाहते हैं उन्हें नुकसान आप नहीं पहुंचा सकते, इस बात की गारंटी है। आगे देखिए दोस्तों, घृणा शब्द दे दिया आपके सामने। घृणा में क्या आ जाएगा दोस्तों? तो याद रखेगा, यहां भी वैसा ही है, नोट करिए जरा, बुरे अरुचिकर, ठीक है, जो चीज बुरी हो, जो चीज अरुचिकर है, जिसमें आपका मन न लगता हो, या फिर जो अवांछित हो, यही सारी चीजें, अवांछित, ठीक है, जो चीजें बुरी हो, अरुचिकर हो, अवांछित हो, ठीक है, उनके प्रति होने वाली जो घृणा होती दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? अच्छा, घृणा के लिए घृणा शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अवांछित, बुरे, अरुचिकर, अवांछित, सेंटेंस यहां पे नहीं बन रहा, अवांछित विषयों के प्रति, ठीक है, विषयों के प्रति, बुरे, अरुचिकर, अवांछित विषयों के प्रति होने वाली दुखात्मक अनुभूति, होने वाली दुखात्मक अनुभूति जो होती दोस्तों, दुखात्मक अनुभूति जो होती है, उसे आप क्या कहते हैं? उसे ही कहा जाता है, याद रखिएगा, घृणा। घृणा आपको कब होती है? देखिए, घृणा जिससे आप प्यार करते हैं ना, उसके उपरांत होने वाली चीज है। मान लीजिए किसी को चाहते हैं और अब वो चीज कुछ ऐसा हो गया कि अब वो चीज आपके प्यार से परे हो गई, तो फिर आपको घृणा आ जाएगा। उसमें एक तरह की दुखात्मक अनुभूति होना आवश्यक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये की पॉइंट है।
हर चीज में की पॉइंट होता है। जैसे मैं कहूं बैर में क्या की पॉइंट है, तो बैर में की पॉइंट है लंबी अवधि, इसका होना जरूरी, इसके बिना इसका अर्थ नहीं निकल सकता, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके अर्थ दोस्तों एक जैसे नहीं है, अर्थ अलग अलग हैं, तभी मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी पत्नी का पति मर गया हो तो उसे क्या कहेंगे? देखिए, जिसका पति मर गया वो औरत विधवा हो गई, और अगर कोई पति है उसकी पत्नी मर गई तो वो विधुर हो गया। ठीक है, ये सब पढ़ाया गया धीरज जी, जाके पीछे की क्लास देखिए भाई, हिंदी माने स्टडी 91 या नितिन सर। ठीक है, आप आइए प्लेलिस्ट में जाइए, मस्त जाकर पढ़ाई करिए, वहां सब कुछ अवेलेबल है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है दोस्तों जो आपको नहीं पढ़ाया गया। आगे आइए, अगले सवाल का जवाब देते हैं। बताइए मुझे 20 तक हुआ, कितना हुआ? 20 तक हुआ। आइए 21वें सवाल का जवाब देते हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़िए और बताइए 21वां सवाल क्या लिख रहा है। 21वां और 22वां सवाल, बताइए मृत्यु या निधन में दोस्तों क्या अंतर है? जल्दी हमें लगता है यार दोनों एक ही बात है, मृत्यु या निधन एक ही बात है। अगर मैं आपको कहूं कि आप क्या पसंद करेंगे, आप अपना मृत्यु पसंद करेंगे या आपका निधन हो आप ये पसंद करेंगे? आप कहेंगे सर हम तो दोनों नहीं पसंद करेंगे, क्यों? हमें अभी जीना है। बिल्कुल सही, जीना है, लेकिन यार ये सत्य भी तो है, शाश्वत सत्य है कि जिंदगी भर तो आपको जीने को मिला है, लेकिन एक न एक दिन तो दोस्तों मर ही जाना है। तो आप क्या पसंद करेंगे, मृत्यु पसंद करेंगे या निधन पसंद करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मृत्यु कहा जाता है जब किसी सामान्य व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसे क्या कहते हैं, या देहांत होता है तब उसे मृत्यु कहते हैं। ठीक है, सामान्य व्यक्ति का देहांत, ठीक है, सामान्य व्यक्ति का देहांत होता है तो क्या कहलाता है? मृत्यु कहलाता है। ठीक है, और याद रखेगा निधन किसे कहा जाता है, तो याद रखेगा विशिष्ट व्यक्ति का, विशिष्ट व्यक्ति का देहांत अगर हो, विशिष्ट व्यक्ति का अगर देहांत होता है तब वो क्या कहलाता है? निधन। तो आप नॉर्मल मरना चाहते हैं या कोई अच्छी मौत पाना चाहते हैं? ठीक है, कोई डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बन के मरना पसंद करते हैं? भाई देश में नाम रोशन करिए और नाम रोशन करके मरिए, ऐसे हवा में। ठीक है, नहीं मरना है। ठीक है, ऐਵੇਂ ही तो नहीं जाना भाई, कुछ करके जाएंगे। ठीक है, कुछ मरना तो है ही है, तो कुछ करके मरेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोगों को गर्व हो, है कि नहीं? गलत बोलूं तो बताइए। तो याद रखेगा इस बात को, विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु को निधन कहा जाता है। सामान्य व्यक्तियों का देहांत हो गया, रोज बहुत सारे लोग देश में मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो याद रखेगा मृत्यु हो रही लोगों की, निधन नहीं हो रहा। निधन तो इंपॉर्टेंट लोगों का होता है। ठीक है, इसीलिए जब आप करंट अफेयर में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन, आप ये नहीं पढ़ते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु। मरने वाले तो हजारों लोग हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग देश दुनिया से मर रहे हैं, आप कितने को याद रखेंगे, है कि नहीं? लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव किया है, भाई उनकी मृत्यु नहीं होती, उनका तो निधन होता है। ठीक है, निधन होता है, याद रखेगा। एक दिन मैं भी मर जाऊंगा सर। अरे प्रिंस रघुवंशी जी ऐसी बातें क्यों करते हो यार? ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। 22वां, यार मरेंगे ऐसे नहीं, कुछ करके मरेंगे यार, कुछ करके मरेंगे। ठीक है, और मरेंगे क्यों? मैं तो कहता हूं 1000 साल जियो। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं ना, मुझे पता है आजीवन ऐसे ही हिंदी लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, शायद मैं रहूं ना रहूं, लेकिन हिंदी की क्लास लोग याद रखेंगे। आप याद रखेंगे नहीं? मान लीजिए कल को मुझे कुछ हो जाए तो आप मेरी क्लास को याद रखेंगे कि नहीं? कितने बच्चे हैं जो याद रखेंगे? हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, अभी जो जिंदा है उसके बारे में ऐसे अब सब बात मत करिए। ठीक है, देखिए लिख रहा दोस्तों, पवन, समीर और बयार। आपको पता दोस्तों, पवन हुआ चाहे समीर हुआ चाहे बयार हुआ, ये कहते किसे हैं? ये हवा का पर्यायवाची। सर कौन बच्चा नहीं जानता? हवा को कहा जाता, वायु को कहा जाता। फिर दोस्तों पवन का तात्पर्य क्या होता है? तो याद रखेगा, पवन किसे कहा जाता है? धीरे धीरे तो कभी तेज चलने वाली पवन, तेज चलने वाली हवा, तेज चलने वाली हवा। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा आप इस वाक्य को अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है, कभी आप जाइए गांव में जाइए या छत पे अपने जो अभी छत पे जाके बैठिए, और जब हवाएं चलती हैं तो कई बार ऐसा होता है ना, हवा थोड़ा धीरे चल रही है, फिर बहुत तेजी से हवा चलने लगी। ठीक है, फिर थोड़ी सी धीरे हवा चल रही है, मध्यम, फिर बहुत तेज हवा चलने लगी। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? इसे पवन कहते हैं। कभी धीरे धीरे तो कभी तेज चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? पवन कहा जाता है। समीर किसे कहा जाता है? समीर किसे कहा जाता है दोस्तों? धीरे धीरे चलने
चलने वाली शीतल हवा, चलने वाली शीतल हवा को क्या कहते हैं, समीर कहा जाता है। अच्छा, आप कहोगे सर अपने मन से पढ़ा रहे हो या फिर मतलब कहां से खोज के लाया, कहां कौन सी किताब से पढ़ा? ठीक है, अरे यार ये बहुत अच्छी बात है जो आपको ढूंढ के ला के दे रहा हूं। मैं तो इतना मेहनत करता हूं ढूंढने के लिए, आपको तो बैठे बिठाए मिला है। आप पूछो कि सर आप सही हो कि गलत, आप साबित करके दिखाओ, मैं अभी तुरंत साबित कर दूं। जैसे लिखा है समीर, छोड़ो आप हिंदी को छोड़ दो, जियोग्राफी विषय पढ़ा होगा, भूगोल, ठीक है। भूगोल में एक चैप्टर आप पढ़ते हैं जिसमें आप पढ़ते हैं जल समीर थल समीर, पढ़ते हैं ना, जल समीर थल समीर, या फिर थल समीर पढ़ते हैं और जल समीर मतलब समुद्री समीर, ठीक है। तो कई बार अब यहां पे आपने पढ़ा होगा गर्म और ठंडी हवाओं का कॉन्सेप्ट, जिससे वायुदाब क्रिएट होता है और हवाएं समुद्र से स्थल की ओर और स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। जब हवा समुद्र से स्थल की ओर आती है तो हवा अपने साथ पानी की छोटी छोटी बूंदें लाती है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा लगती है। अरे यही तो कारण है कि जब कभी आप बीच पे जाते हैं क्या आनंदित महसूस करते हैं, क्या सर गजब का मजा है, हाँ, क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवा। वही लिख रहा है धीरे धीरे चलने वाली शीतल हवा को क्या कहते हैं, समीर। तभी तो आप कहते हैं थल समीर या जल समीर, है कि नहीं? इनको आप ध्यान रखिएगा, वहां से जोड़ के समझा दिया भाई। अभी भी कोई कंफ्यूजन है क्या? जो पढ़ा रहा हूं यार पढ़ लो, कोई मजाक की बातें नहीं है, ठीक है। आप मेरे असल जिंदगी के हीरो हैं। क्या बात है, आज तो बड़ा तारीफ हो रहा है, अच्छा दिख रहा हूं क्या? हाँ चलो ठीक है, आगे आ जाओ, ध्यान से पढ़ना। बयार किसे कहते हैं? जब जैसी चले बयार पीठ तब तैसी दीजे। एक मुहावरा बड़ा अच्छा, जब जैसी चले बयार, जब जैसी हवा चले अपनी पीठ को ऐसा कर लीजिए, यानी मौके का फायदा उठाइए। अब स्टडी 91 में नितिन सर की क्लास आ गई है, समय निकालिए, जीबी बचाइए, क्लास देखिए, क्योंकि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला नहीं है। यानी हर समय आदमी ना अपना ही प्रचार करने में लगा होता है। बयार का मतलब क्या होता है दोस्तों? बयार में बहुत चीजें आ जाएंगी, शीतल हवा, शीतल, मंद यानी धीरे धीरे हवा, ठंडी भी हवा, शीतल भी हवा और सुगंधित हवा। वाह 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 वाह, क्या बात कर दी है सर। सुगंधित हवा कैसे चलेगी सर? क्योंकि हवा में तो कोई टेस्ट तो होता नहीं है, उसे हम सूंघ तो सकते नहीं, उसका मतलब कुछ ऐसा उसका अपना गंध तो होता नहीं। अरे हाँ यार, होता नहीं गंध, लेकिन फिर भी आपको भीनी भीनी खुशबू आती है। बताऊं कैसे? कभी याद रखो, कभी जहां मिट्टी हो वहां बारिश हो जाए और फिर जब हवा चलती है, उस मिट्टी का और बारिश यानी जल के मिलने के बाद जो हवा आती है, कितनी सुगंधित हवा आती है। तो याद रखे, जब जैसी बयार जब चलती है ना, तो उसका एक अलग ही सुगंध होता है, क्योंकि आसपास का पर्यावरण एक जैसे माहौल में ढल जाता है। ये गजब का टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, बस पढ़ के मजा ले लो, ऐसा मिलने वाला नहीं है। पसंद आएगा तो बताना, कल और टॉपिक बना के लाएंगे, ठीक है। चलो 26वें सवाल का जवाब दो ध्यान से, सोच समझ कर, ठीक है। 26वां सवाल बहुत अच्छा भी सवाल है। यह सवाल तो मेरे सामने आया ना, तो मैंने भी कहा यार सच बताऊं तो ईमानदारी से, मतलब बेईमानी नहीं करो, बहुत सारी चीजें हमें पता थी। मंत्री सचिव के बारे में ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे नहीं पता था, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा अटखेलियां करने की कोई जरूरत है नहीं। अरे नहीं पता था, ठीक है। जब मैंने इसको पढ़ा ना, जब मिला मुझे ये सवाल, तो मैंने कहा यार ये जानना तो बहुत जरूरी है कि मंत्री किसे कहते हैं और सचिव किसे कहते हैं। किसी बच्चे को पता है? मैंने पहली बार आपको 8वीं क्लास में देखा था, मेरे हिंदी के पेपर के लिए। वाह वाह भाई, 8वीं क्लास में देखा था। अरे मैं बहुत पुराना नहीं हूं यार, अभी 2-3-4 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इतना भी पुराना नहीं हूं। अभी आपकी कौन सी क्लास है जरा बताइए मुझे, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, मंत्री किसे कहा जाता है? मंत्री कहा जाता है निर्णय लेने वाले को, निर्णय लेने वाला। आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये आज की जो कैबिनेट मंत्री सर इनकी बात कर ले क्या? नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। मंत्री आज की बात नहीं है। आप चंद्रगुप्त मौर्य का शासन ले लो, आप मध्यकालीन आधुनिक छोड़ो यार, सीधे चलते हैं एंशिएंट पीरियड में, वहां भी तो प्रधानमंत्री हुआ करता था। ये मंत्री करता क्या था? ये मंत्री निर्णय लेने का काम करता था, ये मंत्री निर्णय लेने का काम करता था, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो निर्णय लेने वाले को मंत्री कहा जाता है, और निर्णय को कार्यान्वित करने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? सचिव कहा जाता है। जो मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करे उसे सचिव कहते हैं। कितने बच्चे ऐसे थे जिन्हें आज के पहले पता था कि मंत्री और सचिव में क्या अंतर होता है? ईमानदारी से बताना यार, ठीक है। आज मेरी 10वीं क्लास है, मतलब 2 साल से आप कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आइए, हर एक विषय यहाँ यूट्यूब पर चलाया गया दोस्तों, आप आकर के देख सकते हैं, बाकी तो सब चीजें सही है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ये समझ रहे हैं कि नहीं? तो मंत्री और सचिव ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, भाषण किसे कहते हैं दोस्तों? सर एक बात बताएं, भाषण चाहे जिसे कहते हैं, लेकिन आप बहुत भाषण देते हैं अपनी क्लास में, है कि नहीं? आप बहुत भाषण देते हैं। मैं क्यों, मोदी जी नहीं देते क्या भाषण देने वालों की देश में कमी नहीं यार, ठीक है। भाषण किसे कहा जाता है दोस्तों? भाषण कहा जाता है मौखिक व्याख्यान को। किसे कहा जाता है?
मौखिक व्याख्यान को। दोस्तों आज इसी 3 पॉइंट को पढ़ करके ना हम अपने देश के नेताओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोदी जी जब कभी भाषण देते उन्हें किसी पर्चे की जरूरत नहीं होती है। पर्चा वर्चा का जी, अपने देश के बारे में आपको नहीं पता, हाँ उनको किसी पर्चे की आवश्यकता नहीं होती। बंदा जहां खड़ा हो गया, माइक उठाया और शुरू हो गया, है कि नहीं, बोतल है, ठीक है, माइक उठाया और शुरू हो गया, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों मौखिक व्याख्यान, सब कुछ दिमाग बता रहा है और होठ से निकलते जा रहा है। ये मौखिक व्याख्यान को ये दोस्तों क्या कहते हैं, याद रखेगा, भाषण कहते हैं। अच्छा, अभिभाषण किसे कहते हैं? कई बार इस तरह के शब्द आपने सुना होगा, अभिभाषण। अभिभाषण में क्या होता है दोस्तों? अभिभाषण का, जैसे आपने भी सुना होगा कि आज राष्ट्रपति का अभिभाषण है या आज फला मंत्री का अभिभाषण है। तो अभिभाषण माने क्या होता है कि जब हम किसी कागज पे लिखे हुए भाषण को देख करके मुंह से खाली बोलते हैं, उसे कहा जाता है अभिभाषण, ठीक है। तो याद रखिएगा, सीधे सीधे हम बोल दें कि लिखित भाषण को पढ़ना, लिखित भाषण को पढ़ना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये अभिभाषण का। सर आपके कहने का क्या मतलब, क्या राष्ट्रपति भाषण नहीं दे सकते? दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के लिए भाषण तैयार करती मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद ने जो तैयार किया वही उनको बोलना है, अपने तरफ से नहीं बोलना है, इसीलिए उसे अभिभाषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिभाषण कहते हैं, है कि नहीं। देखिए रोहन जी ने कहा सर सूचना और अधिसूचना किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है, ठीक है। आप तो बोतल में बोल रहे हो, क्या हो गया भाई, कैसे बोल सकते? देखिए सूचना क्या दे दिया, सूचना और अधिसूचना, ठीक है। स्वरजनिक सभा में नहीं, इस तरह के सवाल नहीं होंगे। सूचना और अधिसूचना, दोस्तों सूचना क्या होती है? जो नॉर्मल तथ्य होते हैं, सामान्य जो तथ्य होते हैं उसे सूचना कहते हैं, सामान्य तथ्यों को सूचना कहा जाता है। अधिसूचना किसे कहते हैं? गैजेटेड को। जब कोई सूचना गैजेटेड हो जाती है, राष्ट्र के द्वारा प्रमाणित हो जाती है, तब वो अधिसूचना में बदल जाती है। सिंपल सी बात है। आपने पढ़ा कई बार गवर्नमेंट जो है गैजेट जारी करती है, अपनी तरफ से अधिसूचना जारी करती है कि यही करना है आपको, ठीक है। तो सूचना क्या हो जाता है? जब उसमें मुहर लग गया, ठप्पा लग गया, ठीक है, राष्ट्र का, देश का, तो क्या हो जाता है? अधिसूचना हो जाता है। इसको याद रखेगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभाषण किसे कहा जाता है? ये भी बहुत अच्छा है, संभाषण। एक्चुअली संभाषण दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाएगा, संभाषण आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ज्यादातर स्थानों पे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं संभाषण किसे कहा जाता है। तो याद रखें दोस्तों, संभाषण कहा जाता है जनरल बातचीत को, या जो जनरल वार्तालाप होता है, बातचीत या वार्तालाप जो होता है दोस्तों, इस जनरल बातचीत या वार्तालाप को हम संभाषण कहते हैं। नहीं पता था ना? ऐसा लगता है बड़ा कठिन सा सवाल है, बड़ा कठिन सा शब्द दे दिया, संभाषण, और कुछ आने वाला नहीं यार, बहुत आसान है। जो नॉर्मल बातचीत करते हैं, दो लोग खड़ा होकर आपस में बातचीत करें, वार्तालाप करें, 2 लोग 4 लोग 6 लोग ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे, वो भी संभाषण है। क्या है? संभाषण है, जनरल वार्तालाप को। बिल्कुल सही, इसको याद रखिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह की चीजें अगर आपको पसंद आया हो तो बताइए, 1-2 लेक्चर इस चैप्टर पे और हम लेते हैं, क्योंकि आज तक यूट्यूब पे किसी ने भी दोस्तों इस चैप्टर पे क्लास नहीं दिया है। आप ढूंढ लीजिएगा, कहीं भी आपको इस चैप्टर पे क्लास नहीं मिलेगा। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द अगर आप पसंद करिए तो कल की क्लास में दोस्तों मैं कुछ और भी चीजें लेकर आता हूं, ठीक है। आप मेरे स्कूल के टीचर से भी ज्यादा मस्त हैं। चलिए, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, ऐसे विषय जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके हस्तलिखित नोट्स हैं, और ये हमारी तो बहुत मेहनत की किताब है। परचेज कर लो भाई, परचेज कर लो। हर किसी के पास एक किताब होनी ही चाहिए। अगर ये किताब नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सर मैं राजस्थान से हूं, मुझे हिंदी विषय आपसे ही समझ में आती है। आइए यार, जहां से हो, देश दुनिया में जहां से हो, आके बस पढ़ो मेहनत से, ठीक है। इससे बढ़िया क्लास आपको नहीं मिलेगी। फिलहाल आज की क्लास ही समाप्त होती है। कल के लेक्चर में दोस्तों फिर से एक बार इसी टॉपिक को लेकर मैं आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा। अच्छा लगेगा तो बताइएगा, और भी लेक्चर में इस चैप्टर के तैयार करूंगा ताकि आपको और भी ज्यादा मजा आ जाए। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया, प्लीज ईमानदारी से, आपका दिल करे तो लाइक जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।